Good morning to all of you. And today we are discussing the new chapter of the chemistry. वो है सिंपल चैप्टर है, नाम है उसका ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। उसके अंदर से हम एक पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन केमिस्ट्री का। तो देखो एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री का पर्पस क्या है, इसका एक मोटिव क्या है। तो जनरली देखा जाए कि आप देखते हो कि जनरल डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे पॉलीमर के टाइप्स को यूज करते हो। पॉलीमर मतलब पॉलीथीन हो सकती है, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हो सकते हैं, जिसको हम यूज करने के बाद क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हजार्डस प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। पॉलीथीन से क्या होता है, कचरा क्रिएट होता है, पूरा होता है ना। कुछ हम अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट यूज करते हैं, या तो उससे भी क्या होता है, या तो डिफरेंट टाइप के कुछ सब्सटेंस होते हैं ऐसे जिसको हम रीयूज नहीं करते, फेंक देते हैं, ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है। उसके कारण क्या होता है, हजार्डस प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन्वायरमेंटल नेचर के लिए वो क्या होता है, एज अ डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे पार्ट को ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, पूरे सराउंडिंग को क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो ये मोटिव होता है, और ये मोटिव कहां पे एक्सप्लेन किया गया है, एंड इट इज एक्सप्लेन इन अ ग्रीन केमिस्ट्री। कहां पे, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। एक्चुअली पर्पस ही वही है ग्रीन केमिस्ट्री का। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होती है, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, या तो हजार्डस वेस्ट बाहर निकलता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या उसके लिए ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, या तो उसको अल्टरनेटिव सोर्स कौन सा हो सकता है, तो उसका यूटिलाइज करना, यूटिलाइज कैसे हो सकता है, इसके बारे में ग्रीन केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। जैसे कि आपका यूज होता है पेट्रोल का, पेट्रोलियम के लिए अभी ऑप्शंस क्या है, एक दिन तो पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो उसको ऑप्शन क्या है, तो हम नेचुरल सोर्स की तरफ जा सकते हैं। कौन से नेचुरल सोर्स हो सकते हैं, उसमें इथेनॉल ऐड किया जाए, वो भी पर्पस होता है, या तो डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्ट होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें वेस्ट ज्यादा होता है, उस वेस्ट का रीयूज कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में क्या पाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, तो उसके बाद में जो कोल होता है ना, कोल की ऐश बन जाती है। पहले तो उस ऐश का कुछ यूज था पर बहुत कम था। अभी उसका यूज किसके लिए किए जाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, एज वेल एज टू मेकिंग अ ब्रिक्स को बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ पर्पस होते हैं जो ग्रीन केमिस्ट्री हमें एक्सप्लेन करता है। तो लेट्स स्टार्ट द ग्रीन केमिस्ट्री। तो देखो ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट डिस्कस करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज द ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है, फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कौन है, इसने ये पर्पस किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। तो देखो पर्टिकुलरली ग्रीन केमिस्ट्री इज एन अप्रोच टू केमिस्ट्री दैट एम टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। क्या करना है, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना है, मतलब कम समय के अंदर कम एनर्जी के साथ क्या होना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। यहां पे क्या आता है, एंड मिनिमाइज द हजार्डस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, मतलब उसके इफेक्ट जो होंगे, जो वेस्ट होगा उसके ह्यूमन के ऊपर या सराउंडिंग के ऊपर क्या होना चाहिए, हजार्डस इफेक्ट कम होने चाहिए ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट में आप देखते हो कि बहुत सारे कचरा वे पड़ा हुआ है, पीपल्स क्या करते हैं, कुछ खाते पीते उसके जो रैपर्स होते हैं वैसे फेंक देते हैं, तो वैसे पड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एनवायरमेंटल हजार्डस प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो देखो इसमें कुछ पार्ट आता है, इसको किसने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, तो आपको याद रखना है, पॉल टी एनास्टेस इज द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का फादर कौन है, किसे कहा जाता है, ओके, पॉल टी एनास्टेस को ग्रीन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ओके, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के तौर पे आता है। ये चैप्टर एक्चुअली 3 या ऑप्शन के साथ अगर देखा जाए तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं है। आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है, क्या लर्न करना है, वो वाला पार्ट हम पर्टिकुलरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो पार्ट में आते हैं सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। क्या होता है यहाँ पे, ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको करके रखना है। ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन करके रखना है, पेपर में ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ सकते हो, या तो फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसका फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये 2 पार्ट याद रखने हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट नीड ऑफ द प्रेजेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो होती है जहां पे हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, उस प्रेजेंट के अंदर हमारी नीड कंप्लीट हो। क्या कंप्लीट हो, नीड। रहने के लिए क्या चाहिए,
घर चाहिए, मतलब शेल्टर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और उसके बाद में हमारे पास फूड शेल्टर एंड क्या होता है, फूड शेल्टर एंड क्लोथ। थर्ड होता है इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लोथ भी होने चाहिए। तो क्लोथ ये जो मिलता है हमें बेसिक नीड्स, ये हमें मिलनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। तो बट यहाँ पे होता क्या है, बट ऐसे ना हो कि हम इसको अभी यूज करें और आने वाले जनरेशन के लिए वो कम पड़ जाए या खत्म ही हो जाए। जैसे कि पेट्रोल की नीड है, डीजल की नीड है, बट ये क्या होता है, ये जो हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। कौन से सोर्स है ये, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स का मतलब होता है जो फिर से क्या नहीं हो सकते, बन नहीं सकते, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं हो सकते। जैसे कि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल, उसका यूज कर सकते हैं हम, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते, खत्म नहीं होने वाली। उसके साथ साथ क्या आएगा, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये जो होते हैं ये क्या है, रिन्यूएबल है, ये बन सकते फिर से, मतलब ऑलरेडी है, उससे अगेन एंड अगेन हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट पेट्रोल एंड डीजल का यूज करके इससे एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती अगेन एंड अगेन। एक बार खत्म तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। देखो से विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब क्या होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिलना चाहिए, उनको उनके नीड से हमें दूर नहीं रखना चाहिए, नहीं रख सकते। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो आफ्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर होता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इस चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अभी ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल 12 प्रिंसिपल्स है। कितने प्रिंसिपल्स है हमारे पास, देयर इज अ 12 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। उसमें से सबसे पहले आता है, देखो पहला जो प्रिंसिपल है हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। क्या है यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को क्या करना है हमें, या प्रिवेंशन, वेस्ट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, मतलब नहीं होना चाहिए वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भी कुछ साइड प्रोडक्ट निकल रहा है उसको क्या करना चाहिए, उस साइड प्रोडक्ट को रीयूज करना चाहिए। अभी रीयूज कैसे किया जा सकता है, कौन से पार्ट में रीयूज किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि शुगर फैक्ट्री से जब शुगर केन से जब जूस निकाला जाता है तो बाकी का पार्ट बचता है, जो बाकी का पार्ट बचता है मतलब उसके जो मोलेसेस वगैरह जो निकलने के बाद जो पूरा पार्ट बचेगा उसको क्या किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, या तो बॉयलर के अंदर उसको जलाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो वो होता है उसका रीयूज्ड, मतलब वहां पे जीरो साइड प्रोडक्ट, कोई भी साइड प्रोडक्ट वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एटम इकोनॉमी, दूसरा पार्ट क्या था यहाँ पे, एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हमें एक प्रोडक्ट बनाना है और हमारे पास दो सब्सटेंस है, प्रोडक्ट कम और बाय प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं। इससे फायदा होगा क्या, इससे फायदा होगा क्या, प्रोडक्ट कम है बाय प्रोडक्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे एटम इकोनॉमी मिलती है हमें बहुत ही कम मिल रही है, मतलब इसमें लॉस ही है, इसमें कोई फायदा नहीं है, उसे कहा जाता है एटम इकोनॉमी। देखो थर्ड पार्ट है यहाँ पे लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। क्या होता है यहाँ पे, लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। अभी ये जो आता है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस का पार्ट कौन से इसमें आता है, ये देखो देखो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है हमारा ये कौन सा है, लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हजार्डस मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल बनाने चाहिए जो लेस हजार्डस हो। क्या हो, लेस हजार्डस, मतलब जिससे किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे या पर्टिकुलर स्पेस पे उसका हजार्डस इफेक्ट ना हो। एक ठीक है बाद में बताता हूं उसका पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या आता है यहाँ पे, डिजाइनिंग अ सेफर केमिकल। केमिकल जो बनाते हो कैसे होंगे, सेफर होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट होता है यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी। यहाँ पे इसका मतलब है सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी का यूज होता है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हजार्डस ना हो। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कौन सा हो सकता है या कौन सा यूज किया जा सकता है। आगे देखो 6 आता है हमारे पास डिजाइनिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ऐसा कुछ हमें डिजाइन बनाना चाहिए जिससे एनर्जी एफिशिएंसी हो, मतलब वहां पे ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो।
7 पार्ट है यहाँ पे यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। क्या आता है यहाँ पे? यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक। फीडस्टॉक मतलब रिन्यूएबल मतलब क्या होता है? जिसको फिर से अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे फीडस्टॉक को हमें चूज करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, उससे अगेन एंड अगेन एनर्जी मिल सकती है, वो खत्म भी ना हो। 7 पार्ट आता है यहाँ पे रिड्यूस द डेरिवेटिव्स। रिड्यूस द डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है यहाँ पे? डेरिवेटिव को रिड्यूस करना। क्या मतलब होता है यहाँ पे रिड्यूस द डेरिवेटिव? रिड्यूस द डेरिवेटिव का मतलब आता है कि यहाँ पे जो हम प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को सिंगल स्टेप में कंप्लीट करो या 2 स्टेप में करो। ऐसे कोई प्रोसेस होती है जिसको 10-10 स्टेप लगते हैं और हर स्टेप के लिए क्या होगा? फिर एनर्जी लगेगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगेगी उसको कंप्लीट करने के लिए, या तो फिर अनदर कुछ एनर्जी हो सकती है वो लगेगी, या तो उसमें कुछ केमिकल डालना पड़ेगा, या तो उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हर एक स्टेप में कुछ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, कुछ उसमें एनर्जी लग रही है, तो एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ पे? कम होगी। तो हमें क्या चाहिए? जब हम क्या करेंगे यहाँ पे रिड्यूस द डेरिवेटिव्स, हम स्टेप को ही रिड्यूस करेंगे। 10 स्टेप का जो प्रोसेस होता है वो सिंगल स्टेप में अगर कंप्लीट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होने वाला है? एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, एनर्जी कंजप्शन होगा, लेस हजार्डस प्रोडक्ट मतलब जो होते हैं या तो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो भी कम होंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए यहाँ पे? मिनिमाइजेशन ऑफ द स्टेप, स्टेप को मिनिमाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ कैटालिसिस। कैटालिस्ट का यूज करना चाहिए। कैटालिस्ट क्या होते हैं ना, ये जनरली केमिकल रिएक्शन के रेट को इनहांस करते हैं। क्या करते हैं? इट इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शंस के रेट को इनहांस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली बाकी का पार्ट हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि फार्मा कंपनीज के अंदर स्टोरेज के लिए भी कुछ एफिशिएंसी लगती है। स्टोरेज करने के लिए मतलब उस फार्मा कंपनीज के अंदर जो केमिकल बनते हैं उस केमिकल को स्टोर करना होता है और उसके लिए टेम्परेचर कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस या तो नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में उनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या होता है? फिर एफिशिएंसी वो से भी बढ़ती है। तो फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन देख के उन्होंने वहां पे प्लांट लगाने चाहिए। जैसे कि हिमालय होता है, माउंटेन होता है, तो उस साइड में अगर ये कंपनीज होगी तो उनको क्या होगा? बाकी का खर्चा बच जाएगा उनका स्टोरेज का, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्लाइमेट कैसा है? ठंडा है, तो बाकी की नीड वहां पे नहीं लगेगी। देखो नेक्स्ट 10 नंबर का पार्ट आता है हमारे पास। 10 में क्या है हमारे पास? डिजाइन फॉर अ डिग्रेडेशन। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? जो बायोलॉजिकली क्या हो? डिग्रेडेबल हो, डिकम्पोज होने चाहिए। प्लास्टिक हम जो यूज करते हैं या तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर जो पॉलीथीन वगैरह लगी होती है या प्लास्टिक लगा होता है वो डिकम्पोजेबल है क्या? नहीं है, बट उसका रीयूज तो होना चाहिए। तो या तो जो केमिकल बन रहे हैं उन केमिकल को क्या, वो केमिकल कैसे होने चाहिए? डिग्रेडेबल होने चाहिए। बायोलॉजिकली क्या होने चाहिए? वो डिग्रेडेबल, मतलब वो केमिकल्स डिकम्पोज हो बायो बैक्टीरिया और बाय इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट से क्या होने चाहिए? वो डिग्रेडेबल। नेक्स्ट देखो, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। पोल्यूशन प्रिवेंशन पे क्या करना चाहिए? डे टू डे या मंथ टू मंथ या ईयरली क्या होना चाहिए? रियल टाइम एनालिसिस होना चाहिए कि पोल्यूशन में चेंज हो रहा है क्या। जैसे कि अभी ये कंडीशन ग्लोबल वार्मिंग, विंटर में भी बारिश होती है, समर में भी होती है और रेनी सीजन में भी होती है, मतलब बारिश का कोई भी अभी आता पता नहीं। तो ये पोल्यूशन के कारण होता है। पोल्यूशन किससे होता है? बाकी की जो इंडस्ट्रियां बढ़ रही है उसमें से जो बाहर निकल रहा है धुआं वगैरह, उससे क्या होता है? पोल्यूशन बढ़ता है। बाकी की ट्रैफिक की वजह से हो सकता है या व्हीकल्स की वजह से हो सकता है। जो पुराने व्हीकल होते हैं उनके अंदर के जो सिस्टम होते हैं, इंजन सिस्टम, ये पुरानी अभी भी वही है, उसको डेवलप नहीं किया गया, उसमें से जो गैसेस निकलते हैं इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये रियल टाइम एनालिसिस के अंदर आता है। रियल टाइम एनालिसिस का मतलब होता है हाँ इस साल कितना है, इस मंथ में कितना है। जैसे कि अभी दिवाली में आपने देखा होगा कि दिवाली के अंदर या तो उसके बाद में जो पार्ट था कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुए थे, या तो वो कंडीशंस ऐसे होती है, या तो पिछले साल जो दिल्ली की कंडीशंस थी तो वो भी कुछ अलग थी। वहां पे जो पोल्यूशन था वो ज्यादा बढ़ गया था ड्यू टू द बर्निंग ऑफ पराली जो होती है ना, मतलब जो खेत का जो बचा हुआ रहता है उसको जला देते हैं, तो उसके कारण ये हुआ। बट ये होगा ऐसे नहीं, बाकी का डेली लाइफ का भी है ना, उसमें व्हीकल्स हो सकते हैं, व्हीकल से धुआं निकलेगा, इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री से धुआं निकलेगा, वेस्टेज निकलेगा, तो इससे भी क्या होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। इसको कम कैसे कर सकते हैं?
ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है रियल टाइम एनालिसिस के अंदर आता है। देखो 12 नंबर का है यहाँ पे सेपर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सेपर केमिस्ट्री, जो डिजाइनिंग होगा वो सेपर होना चाहिए। देखो कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी कंपनी में आग लग गई है, 2 वर्कर मर गए, 3 वर्कर इंजर्ड है, ऐसे पार्ट होता है क्योंकि वहां पे रिएक्टर ब्लास्ट हो गए। या तो आपने नाम सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मर गए थे। उसके बाद में बहुत सारे लोग जो थे वहां पे मोस्ट ऑफ द लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे। किससे? गैस से। कौन सा गैस था वो? मिथिल आइसोसाइनाइड, जो रिएक्टर से बाहर निकला था। और ये पॉइजनस गैस होता है, बॉडी में अगर उसका कंजप्शन होता है तो सडनली डेथ हो सकती है ज्यादा होगा तो, या तो फिर पैरालिसिस टाइप के अटैक आ सकते हैं। तो इंजर्ड थे और वो म्यूट करता है डीएनए को। डीएनए को म्यूट करेगा तो चेंजेस होंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां होती है ना वो एबनॉर्मल हो सकती है। कैसे हो सकती है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब, एबनॉर्मल का मतलब होता है या तो फिर माइंडली एबनॉर्मल हो सकते हैं या फिजिकली एबनॉर्मल वो हो सकते हैं। तो देखो ये है हमारे पास 12 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। कितना ये 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को प्रिवेंट करना चाहिए। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ZWT, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, जीरो वेस्ट मतलब क्या? उसमें वेस्ट ही ना निकले। जितना हमने रॉ मटेरियल यूज किया पूरा का पूरा क्या हो उसमें प्रोडक्ट हो, और जो बाय प्रोडक्ट हो उसका भी रीयूज हो, उसे कहते हैं जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे कि शुगर फैक्ट्रीज के अंदर ये पार्ट जनरली होता है। देखो टू डेवलप द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे पहले क्या करना चाहिए यहाँ पे? जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे, इट आल्सो एम टू यूज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम एज द रॉ मटेरियल ऑफ द अदर सिस्टम। जैसे कि शुगर फैक्ट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें क्या किया जाता है, जो एक बाय प्रोडक्ट होता है या वेस्ट होता है एक सिस्टम का, शुगर फैक्ट्री के अंदर जो वेस्ट निकलता है, कौन सा? जो बचा हुआ रहता है पार्ट शुगर केन का, तो उसको रीयूज किया जाता है। किसके लिए? जो फर्नीचर्स होते हैं उस फर्नीचर को बनाने के लिए। कौन से फर्नीचर? फर्नीचर देखे ना आपको, जो रेडीमेड फर्नीचर मिलते हैं जनरली वो उस भूसा से बने होते हैं। भूसा होता है ना, वो उस पार्टिकल से बने होते हैं। ओके, उसके ऊपर सनमाइक लगा दिया जाता है, वो पार्टिकल फर्नीचर्स होते हैं, उसको बनाया जा सकता है। या तो उसका यूज, जो भूसा होता है उस भूसे का यूज किसके लिए किया जाता है? बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर क्या होगा, उसको जलाएंगे तो उसमें वहां पे क्या होगा? पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो उसका यूज जैसे चाहिए उस टाइप से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये होता है जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे क्या होता है? जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट, इस केस में आता है। देखो यहाँ पे क्या आता है? एग्जांपल। एग्जांपल क्या होगा पर्टिकुलरली, इसमें थोड़ा करेक्ट करता हूं। एग्जांपल क्या आता है यहाँ पे? हमने पार्ट लिया था प्रिवेंशन। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जीरो वेस्ट के अंदर मैंने आपको शुगर फैक्ट्री का पार्ट बताया। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे, बॉटम ऐश ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। कहां से? बॉटम ऐश ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे होता क्या है? बॉटम ऐश ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अ सीमेंट एंड ब्रिक्स इंडस्ट्री। इसके लिए सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी इस रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, या तो ब्रिक्स बनाने के लिए। आप देखते हो ना वो गट्टू वाले ब्रिक्स होते बड़े बड़े ऐश कलर के होते हैं, तो वो जनरली किससे बने होते हैं? ऐश से बने होते हैं। कौन सी ऐश होती है वो? थर्मल पावर प्लांट की ऐश। वो ऐश किसकी होती है? कोल की ऐश होती है। कोल को जलने के बाद कोल जब पूरा जल जाएगा तो उससे ऐश बनेगी, उस ऐश का रीयूज होता है। ये कहां पे होता है? थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? हमारे यहाँ पे नासिक में है। ये थर्मल पावर प्लांट नासिक में प्रेजेंट है क्या? हाँ या ना? नहीं है। एकलारा पावर स्टेशन कहां पे है? एकलारा थर्मल पावर प्लांट। वहां पे अगर आप जाओगे कभी तो वहां पे ट्रक के ना
ट्रक की ऐसी भीड़ लगी होती है एक के बाद एक, थाउजेंड ऑफ ट्रक वहां पे है, किसके लिए? उस ऐश को कलेक्ट करने के लिए। ओके, ये वहां पे है। देखो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, if fluid coming out from the cleansing of the machinery's part may be used as, cleansing material मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब जो मशीनरीज होती है या मशीनरीज पार्ट्स होते हैं या कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको वॉश करने के लिए जो पार्ट यूज किया जाता है या तो जो पानी यूज किया जाता है, वो उससे मशीन से निकलने के बाद उसका क्या होना चाहिए? यूज एज अ कूलड वाटर इन थर्मल पावर प्लांट। मतलब उस मशीन पार्ट से जो वाटर निकलता है वो उसका यूज कहाँ पे होना चाहिए? एज अ कूलड होना चाहिए। कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट के अंदर। देखो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो होता है ना, स्टीम जनरेट की जाती है। स्टीम को जनरेट करने के लिए पानी का मतलब पानी चाहिए होता है, तो उस कूलर का हम यूज कर सकते हैं। बट एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ी कॉस्टली होती है। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट अगर नासिक की बात करें तो एक लारा में है, और ये जो मटेरियल निकलने वाला है, ये पर्टिकुलरली जो कूलर वगैरह होगा, ये कहाँ पे होगा? इंडस्ट्रियल एरियाज में होगा, जहाँ पे सातपुर, अंबड, एमआईडीसी होती है, तो वहां पे होगा। तो वहां से वहां पे कलेक्ट करना है और उसको कलेक्ट करके कहाँ पे लेके जाना है? तो पॉसिबल है ये, अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, पर हाँ पॉसिबल अगर करना है तो कॉस्टली होगा। क्या होगा? ये कॉस्टली होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको थर्ड एग्जांपल मैंने दिया था, कौन सा? शुगर फैक्ट्री से जो भी पार्ट निकलता है ऑल आर द रीयूज। सभी का क्या होता है? यहाँ पे रीयूज होता है। और जो बाकी का मोलासेस बचता है ना, उससे जो वेस्ट बचता है, फार्मर क्या करते हैं ना, जो शुगर बनने के बाद जो निकलता है वेस्ट, उसको जिसको हम क्या कहते हैं? मड़ी। ओके, उसको लेके क्या करते हैं ना, वो खेत में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो फसल होती है वो अच्छी तरह से क्या होती है? ग्रो होती है। तो उसका भी यूज होता है वहां पे। देखो हमारे पास आता है सेकंड, एटम इकोनॉमी। कौन सा पार्ट है यहाँ पे? एटम इकोनॉमी। जितना हम एटम यूज कर रहे हैं उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट में आना चाहिए। जो मेन प्रोडक्ट होता है, मतलब जितना रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे उतना क्या होना चाहिए? उसका प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? एटम इकोनॉमी। देखो एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम। जितने एटम हमने यूज किए हैं उतने एटम कहां पे होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। यहां पे क्या है? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एटम फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस। मतलब केमिकल प्रोसेस यहां पे खत्म होगी, रिएक्शन खत्म होगी, प्रोसेस खत्म होगी, वहां पे क्या होना चाहिए? जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर एटम जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया था वो वहां पे आने चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट में आने चाहिए। क्या आने चाहिए? मैक्सिमम अमाउंट में। यहां पे देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंट एटम इकोनॉमी। परसेंट एटम इकोनॉमी कैसे निकाले जाते हैं? फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर उसका वेट, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उस डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर उसका वेट कितना है, और सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ द ऑल रिएक्टेंट यूज इन अ रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जो जो यूज किया है उसका वेट और प्रोडक्ट का वेट वो हमें पता होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये होता है परसेंट के अंदर चेंज। इसके अंदर चेंज होता है परसेंट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल मानते हैं हम, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है हमारा x1। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो एक x है, y है प्लस z है। हमने कितना यूज किया है यहाँ पे? x y z। मान के चलते हैं x हमारा 3 मोल है, y हमारा 2 मोल है, z 1 मोल। इसका रिएक्शन किया, बट वहां पे फॉर्म क्या हुआ? x1 हुआ, y1 हुआ, और वहां पे x2 y एंड z फॉर्म हुआ। ये हमारा क्या है? डिजायर्ड प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट ये रॉ मटेरियल है। मेन प्रोडक्ट में कितना x आया है? 1 है। y कितना है? और सबसे ज्यादा कहां पे है? बाय प्रोडक्ट में। मतलब हमारा एटम इकोनॉमी क्या हुआ है? बहुत ही कम है। हमें ये सभी के सभी एटम कहां पे चाहिए थे? मेन प्रोडक्ट में चाहिए थे, बट नहीं आए। तो इसी को कहा जाता है एटम इकोनॉमी, कि ऐसा पार्ट बनाओ जिसमें वेस्ट कम हो। क्या हो? वेस्ट कम हो, और वहां पे एटम ज्यादा से ज्यादा डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हो। इसे कहा जाता है एटम इकोनॉमी। इसका पार्ट है हमारे पास, फॉर्मूलाज भी होते हैं और इसके क्वेश्चंस भी होते हैं। देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। कौन सा पार्ट आता है हमारे पास? लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। अभी ये लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस में कौन सा पार्ट आएगा? केमिकल सिंथेसिस जो होना चाहिए लेस हजार्डस होना चाहिए, जिससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, बट ऐसे होता है। देखो, टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम अ केमिकल प्रोसेस
द केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस रूट्स शुड बी डिजाइन टू बी एज सेफ एज अ पॉसिबल। जो केमिकल रूट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, यहाँ पे सेफ होने चाहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल आपको पेपर में पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे, ये वाला जो एग्जांपल है इसके ऊपर बीएससी या डीडीटी के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आता है, ये आपको देखना है क्या है। देखो अर्लियर यूज्ड इंसेक्टिसाइड, अर्लियर क्या कर सकते थे, इंसेक्टिसाइड यूज होते थे। इंसेक्टिसाइड मतलब किसी इंसेक्ट को किल करने के लिए। जैसे पहले के टाइम पे है ना, अगर हम गांव की बात करते या तो अभी भी करते, तो वो है ना, वो मच्छर को मारने के लिए गाड़ी आती है और वो धुआं कर देती है पूरे गली के अंदर। ऐसे ही पहले भी केस था। पहले क्या होते ना, ग्राम पंचायत से, गांव की तरफ अगर देखते तो ग्राम पंचायत से या ग्राम पंचायत के साथ साथ जो कोई जैसे कि क्लिनिक्स होते हैं ना, गवर्नमेंटल क्लिनिक, उधर से कुछ पर्सन आते थे, तो वो क्या करते थे ना, जब पहले मलेरिया टाइफाइड इसके जो केसेस थे बहुत ज्यादा थे, तो उस मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए वो दवाई क्या करे, स्प्रेड कर देते घरों घरों पे जाके, या जहाँ पे पॉन्ड होते थे वहां पे दवाइयां स्प्रेड करते थे। तो बट यहाँ पे होता क्या है, उसमें इंसेक्टिसाइड में डीडीटी, यहाँ पे देखो अर्लियर यूज द इंसेक्टिसाइड डीडीटी, इसका मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, दो क्लोरो दो फिनिल दो क्लोरो तीन क्लोरो एंड इथेन, ये इसके ग्रुप का नाम है। वाज फाउंड टू बी हार्मफुल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। जो पहले इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता था वो ह्यूमन के ऊपर क्या था, हार्मफुल था, ह्यूमन के लिए हार्मफुल था। सो डीडीटी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, बाद में क्या हुआ, इस डीडीटी को एज ए इंसेक्टिसाइड के अंदर जो यूज किया जाता था उसको रिप्लेस किया बाय हेक्सेन हेक्साक्लोराइड से रिप्लेस किया गया। और हेक्सेन हेक्साक्लोराइड को क्या कहा जाता है, BHC, क्या कहा जाता है उसे, BHC एज एन इंसेक्टिसाइड। मतलब अभी क्या किसे यूज किया जाता है, BHC को यूज किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड। वन ऑफ द Y आइसोमर, और इसको क्या कहा जाता है, Y आइसोमर, सॉरी Y नॉट Y इज देयर, दिस इज द गामा आइसोमर। क्या कहते हैं इसे, गामा आइसोमर, गामा आइसोमर भी कहा जाएगा आपको BHC। और इस गामा आइसोमर का नाम होता है लिंडेन। क्या नाम होता है इसका, लिंडेन, याद रखना है। देखो इसको कहा जाता है, इज कॉल्ड द गामा हेक्सेन और लिंडेन। आपको ये पेपर में आएगा कि लिंडेन इज अ पार्ट ऑफ द BHC व्हिच इज एज अ यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। इसका यूज क्या होता है, एज अ इंसेक्टिसाइड किया जाता है। देखो अभी गवर्नमेंट ने कुछ कप सिरप को बैन किया है, पता है ना आपको, कप सिरप को बैन किया, कप सिरप। उसमें क्या था, कुछ डिफरेंट टाइप के कंटेंट पाए गए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बैन किया है, वो अभी अलाउड नहीं है। पहले होता था, पहले ऐसे भी था कि कुछ कप सिरप ऐसे थे छोटे छोटे बच्चे उसको पीने की उनको लत लग गई, पीते, अभी भी आप करते हो वैसे, आप वो व्हाइटनर होता है ना, व्हाइटनर, उसको ऐसे सूंघने की कोशिश करते हैं, सस्ता नशा जैसा, ओके। वो भी, और कुछ को आदत होती है वो पेट्रोल को सूंघने की, ओके, वो भी एक पार्ट है। तो ये जो आता है ये कहां पे आता है, इट इज अ, ये किसमें आता है, ये आता है हमारे पास लेस अडाजल केमिकल सिंथेसिस के अंदर, जो हमने बताया यहाँ पे, उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर हो सकता है। देखो और एक पार्ट, जापान के अंदर एक ट्रेजेडी हुई थी। ट्रेजेडी ये थी कि उस केस के अंदर एक इंडस्ट्री से ना मर्क्यूरी रिलीज हुआ था। मर्क्यूरी जब रिलीज हुआ था तो रिवर में चला गया, रिवर में जाने के बाद कुछ फिशेस ने उसको खा लिया एज अ फूड समझ के, और जब फिशिंग करने वाले जो फिशरमैन गए उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा होगा, मे बी उनको जाले में आई होगी। आने के बाद क्या करेंगे, वो घर में तो रखेंगे नहीं उसे, क्या किया उन्होंने, मार्केट में लेके जाके बेच दिया, एंड बेचा ना उन्होंने, फिशरमैन क्या करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, उनको बेच दिया। बेचने के बाद जिन्होंने खरीदा घर लेके गए, मस्त मसाला वगैरह लगा के, जिन्होंने ज्यादा खाया वो सीधा थे, जिन्होंने कम खाया उनको पैरालिसिस हुआ। अभी ये हुआ क्यों, फिर उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर ये पता चला कि जो फिशेस खाए थे उस फिशेस की बॉडी के अंदर क्या आया, मर्क्यूरी था। और जब मर्क्यूरी हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो सीधा नर्व सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। कहां पे अटैक करता है,
नर्व सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण ज्यादा मर्क्यूरी जाने के बाद में क्या होता है, डायरेक्टली ऊपर, ओके, कम होता है तो थोड़ा पैरालिसिस के अटैक आ सकते हैं, माइल्ड अटैक भी हो सकता है या तो फिर ज्यादा अटैक भी हो सकता है। देखो इसलिए पहले थर्मामीटर, जो थर्मामीटर थे ना वो मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज किए जाते थे। कौन से? मर्क्यूरी थर्मामीटर। बट अभी उस मर्क्यूरी थर्मामीटर को क्या किया है, रिप्लेस किया है बाय हीट डिटेक्टर। जो इक्विपमेंट होते हैं या तो थर्मल डिटेक्टर जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, या तो अभी इथेनॉल को यूज किया जाता है, उसके अंदर मर्क्यूरी का यूज नहीं किया जाता है। ओके, यही कारण उसका ये। देखो पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट वाला, डिजाइनिंग द सेफर केमिकल। केमिकल कैसे होने चाहिए, सेफर होने चाहिए। अगर ऐसे पार्ट होता है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट होगा तो क्या होना चाहिए, केमिकल सेफर होने चाहिए। देखो दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, इसके जैसा ये प्रिंसिपल है। टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट आर लेस टॉक्सिक व्हिच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। मतलब क्या होता है इसका, ऐसा केमिकल बनाना चाहिए जो खुद ही लेस टॉक्सिक हो और उसको बनाने वाला मटेरियल भी क्या हो, लेस टॉक्सिक होना चाहिए। ओके, टॉक्सिसिटी उसकी कम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में होता क्या है, देखो यहाँ पे देखो एडिपिक एसिड एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो यहाँ पे एडिपिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन अ पॉलीमर इंडस्ट्री। कहां पे यूज किया जाता है इसे, पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पॉलीमर के चैप्टर में ये पार्ट टूट चुका है हमारा, टेरिलिन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका नाम है डेक्रोम, एडिपिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, जो एडिपिक एसिड होता है ना, नायलॉन 66 के लिए सही होता है, आई थिंक सो। देखो यूज इन पॉलीमर इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल। एडिपिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज होता है, यहाँ पे बेंजीन ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है। ओके, बेंजीन क्या होता है, ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड को बनाने के लिए बेंजीन यूज होता है। और एडिपिक एसिड का यूज कहां पे होता है, डेक्रोन को बनाने के लिए, टेरिलिन को बनाने के लिए यूज होता है। टेरिलिन का यूज कहां पे होता है, टेरिकॉटन को बनाने के लिए यूज होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को बनाने के लिए यूज होता है। टेरिकॉटन, कॉटन प्लस टेरिलिन। टेरिलिन कहां से बनता है, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड के साथ कौन होता है, इथिलीन ग्लाइकोल। उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हमारे पास डेक्रोन, या डेक्रोन का दूसरा नाम क्या है, टेरिलिन है। टेरिलिन का यूज कॉटन के साथ या वूल के साथ उसको रिसेंबल किया जाता है, जिससे बनता है टेरी वूल या टेरी कॉटन। तो ये पार्ट्स होते हैं। बट इसको बनाने के लिए, एडिपिक एसिड को बनाने के लिए जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कार्सिनोजेनिक होता है। एंड द बेंजीन बीइंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट पोल्यूट द एयर। क्या होता है, बेंजीन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब उसके वेपर फॉर्म होके वो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, स्प्रेड होगा। स्प्रेड होने के बाद वहां पे जो वर्कर होंगे, अगर उन वर्करों ने मास्क नहीं पहना है तो क्या होगा, फिर इट्स डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। तो इनके हेल्थ के लिए क्या होगा, ये डेंजरस हो सकता है। ये और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लियर को। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। क्या होना चाहिए, सेफर सॉल्वेंट का एंड ऑक्सिलरी का यूज होना चाहिए। कौन से होते हैं, देखो चूज द सेफर सॉल्वेंट अवेलेबल फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ रिएक्शन। क्या होना चाहिए, गिवन स्टेट रिएक्शन के लिए सेफर होना चाहिए। पार्ट कौन सा होता है, the main aim behind this principle is to use a green solvent। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन सॉल्वेंट इज अ मेन एम होता है, उसका यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर सुपर क्रिटिकल CO2, वाटर हो सकता है, एग्जांपल वाटर सुपर क्रिटिकल CO2 इन अ प्लेस ऑफ द वोलेटाइल हैलोजेनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे सुपर क्रिटिकल CO2 जो यूज होता है वोलेटाइल हैलोजेनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, तो उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। देखो वाटर इज सेफर बीइंग अ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे जो सुपर क्रिटिकल CO2 यूज करें उसकी जगह पे क्या यूज होना चाहिए, वाटर। वाटर क्या है यहाँ पे, सेफर है देन द सुपर क्रिटिकल CO2 से। व्हाइल डाइक्लोरोमीथेन इज हजार्डस, बट उसमें क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है, ये हजार्डस आ जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ टॉक्सिक सॉल्वेंट अफेक्ट द मिलियन ऑफ वर्कर। तो यहाँ पे जो भी टॉक्सिक मटेरियल यूज होगा, जैसे कि सुपर क्रिटिकल CO2 हो सकता है, डाइक्लोरोमीथेन हो सकता है, ये क्या है, हजार्डस है। वहां पे जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, ये
ये मिलियन ऑफ वर्कर के लिए क्या हो सकता है, हजार्डस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखो हैज अ implications for a consumer and then environmental as well। तो इन्वायरमेंट में भी क्या होगा, उसका अफेक्ट होगा, हजार्डस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक याद रखना है, डाइक्लोरोइथेन और CO2 इज अ सुपर क्रिटिकल, इज अ हजार्डस एंड इट इज अ रिप्लेस बाय, इट विल बी रिप्लेस बाय द वाटर, उसको वाटर से रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6, डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। किसके लिए डिजाइन होना चाहिए, एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी बचनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए। जितना एनर्जी ज्यादा लगेगी उतना प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा वेस्ट निकलेगा, उतना ज्यादा केमिकल यूज होगा, उतना ज्यादा कॉस्ट उस प्रोडक्ट का बढ़ेगा और हजार्डस प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। अभी देखो पार्ट है हमारे पास, इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या होना चाहिए, अगर इफिशियंसी को हमें डिजाइनिंग फॉर द एनर्जी इफिशियंसी को अगर बनाना है तो रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे क्या करना चाहिए, कैरी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए जो नेचुरली कंडीशंस होती है स्टोर करने के लिए, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो भी दवाइयां बनती है, जो दवाइयां होती है या मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन को स्टोरेज के लिए जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, स्टोरेज की। स्टोरेज कहां पे होता है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। नॉर्मल देना रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ऐसी क्लाइमेट कंडीशन किस प्लेस पे मिल सकती है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया के अंदर मिल सकती है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर जहां पे क्लाइमेट कंडीशन क्या हो, कोल्ड हो, ऐसे केस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए क्या हो सकता है, बेटर वे हो सकता है जहां पे वो क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और वहां पे ही प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां उस साइड में ही पाई जाती है। देखो पार्ट है यहाँ पे द बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का यूज भी करना हो सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं। कैन वर्क एट द एम्बिएंट कंडीशन। बायो कैटलिस्ट एक एम्बिएंट कंडीशन पे वर्क कर सकते हैं। सिमिलरली इन अ केमिकल सिंथेसिस रिफ्लक्सिंग कंडीशन रिक्वायर लेस एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, रिफ्लक्सिंग कंडीशन को लेस एनर्जी चाहिए होती है। इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना चाहिए। ऑफ द हीटिंग सिस्टम यूज माइक्रोवेव हीटिंग। हीटिंग सिस्टम पे क्या होता है, अभी हीटिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, डीजल का यूज किया जाता है, या तो बाकी जो केरोसिन वगैरह होता है उसका यूज किया जाता है, या तो फिर हीटिंग के लिए कुछ पेड़ों की लकड़ियों को जलाया जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, CO2 मतलब एयर पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन के साथ साथ बाकी का वेस्टेज भी होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए हीटिंग पर्पस के लिए। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पता है ना, वो इंडक्शन वगैरह आते हैं, इंडक्शन कुकर, या वो जो समोसा वगैरह आप कभी खाते हो तो वो ओवन ओपन करते हैं उसके अंदर, वो उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है। ओके, तो ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए हीटिंग के लिए। देखो 7 पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, यूज ऑफ अ रिन्यूएबल फीडस्टॉक। इसका यूज होना चाहिए, रिन्यूएबल फीडस्टॉक का यूज होना चाहिए। तो ये जो रिन्यूएबल फीडस्टॉक है ये कौन सा हो सकता है, देखो पहला पार्ट है यहाँ पे हमारे पास, इसको थोड़ा चेंज करता हूं क्या, हमारे पास पार्ट है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक। रिन्यूएबल फीडस्टॉक मतलब क्या होता है, ऐसी एनर्जी जो रिन्यू हो सकती है। देखो अभी इथेनॉल के ऊपर भी पेट्रोल के अंदर नियर अबाउट 20 to 25% इथेनॉल को ऐड किया जाता है। प्योर पेट्रोल अभी नहीं मिलता है। पेट्रोल के अंदर क्या होता है, इथेनॉल यूज किया जाता है। और इथेनॉल को प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां कौन सी होती है, कौन सी फैक्ट्री होती है, शुगर फैक्ट्री होती है। क्योंकि शुगर फैक्ट्री से ही इथेनॉल, शुगर मोलेसिस से, शुगर केन से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। मतलब वहां पे शुगर ना बनाते हुए वो क्या बनाते हैं, अभी इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हैं।
उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे टेक्निक्स है, ऐसे भी कुछ प्लांट्स है जिससे डीजल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किसे डीजल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ ये होते हैं प्लांट्स होते हैं, तो उनका यूज होना चाहिए। तो जनरली क्या हो सकता है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होगी, जो पेट्रोल होगा या जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो अफेक्ट नहीं होंगे। देखो इंडस्ट्रीज यूज अ लॉट ऑफ नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक लाइक द पेट्रोलियम, मतलब इंडस्ट्री क्या करते हैं, नॉन रिन्यूएबल फीडस्टॉक यूज करते हैं जो एक दिन खत्म हो सकता है। These resources are depleting fast, मतलब वो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, फास्टली क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। एंड द फ्यूचर जनरेशन विल बी डिप्रीव, तो फ्यूचर जनरेशन क्या हो सकता है, इससे डिप्रीव हो सकता है, उनको फिर वो बचेगा नहीं, कुछ भी खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो कुछ बचेगा ही नहीं। देखो द एक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज हैव आल्सो पुट द बर्डन ऑन द एनवायरनमेंट। अभी देखो जो व्हीकल्स आई है, व्हीकल के अंदर पहले बहुत ज्यादा क्या होता था, क्या यूज होता था, यहाँ पे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल यूज होता था। अभी क्या हुआ है, अभी ईवी की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ, ईवी। ईवी को पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है, या तो अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सोलर पावर प्लांट का यूज किया जा रहा है। मतलब जो यूज होता है नियर अबाउट, अभी बहुत सारे घरों के ऊपर भी सोलर पावर प्लांट लगाए हुए जो एनर्जी जनरेट करेगा सोर्स सोलर से, और उसका यूज होगा। तो इस केस के अंदर क्या होता है, तो ऐसे रिन्यूएबल फीडस्टॉक हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर यूज्ड, दिस विल इंश्योर द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज बाय द फ्यूचर जनरेशन। तो उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए इंश्योर हो सकते हैं कि हाँ ये बचेगा। अगर नहीं हो सकते, यूज नहीं करेंगे, तो फिर बचने के कोई चांसेस नहीं है, वो खत्म होने ही वाले। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर का, रिड्यूस द डेरिवेटिव्स और मिनिमाइज द स्टेप। स्टेप को कम करना है। 10 स्टेप की रिएक्शन, 2 स्टेप की रिएक्शन या 5 स्टेप की रिएक्शन 2 स्टेप में या सिंगल स्टेप में कंप्लीट होनी चाहिए। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, रिड्यूस द डेरिवेटिव। अननेसेसरी डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स should be minimized or avoid if possible. उसको अवॉइड हो सकता है तो हम अवॉइड कर सकते हैं, because such step required the additional reagent and can generate the waste. मतलब अगर जितने ज्यादा स्टेप टू स्टेप हम प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे रिएजेंट भी ज्यादा लगेंगे, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और उसमें से क्या होगा, वेस्ट भी ज्यादा बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ा था, इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसमें इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक के अंदर जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है, we need very often protection of the some functional group। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उस केस के अंदर ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है। क्या होता है, ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर वो ग्रुप प्रोटेक्ट नहीं होता है तो फिर वो अनदर कुछ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड अलग ही फॉर्म कर देगा। इसलिए वहां पे कुछ डिफरेंट टाइप के रिएजेंट एडिशनली यूज किए जाते हैं, जिसके कारण साइड प्रोडक्ट भी बनते जाते हैं। वी अगेन नीड देयर डीप प्रोटेक्शन, तो हमें क्या चाहिए, फाइनली वी अगेन नीड टू देयर डीप प्रोटेक्शन, तो उसको डीप प्रोडक्ट भी होना चाहिए कभी कभी। इट इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एम हाइड्रोक्सीबेंजीन एसिड फ्रॉम द एम हाइड्रोक्सीबेंजाल्डेहाइड। इसको अगर प्रिपेयर करना है तो इसको हम डीप प्रोटेक्ट करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है 9 नंबर का, यूज ऑफ कैटलिस्ट। क्या यूज होता है कैटलिस्ट का, व्हाट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसके लिए यूज करते हैं, टू इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अगर कैटलिस्ट बेसिस पे ही कैरी किया जाए, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बेसिस पे ही कैरी किया जाए, तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन इजीली होगी, और बाकी के वहां पे साइड प्रोडक्ट या तो एफिशिएंसी, एनर्जी वहां पे नहीं लगेगी, और एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो यूज ऑफ कैटलिस्ट, यूज ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन स्पीड अप इट्स रेट्स। कैटलिस्ट हेल्प टू इंक्रीज द सेलेक्टिव, minimize waste and reduce the reaction times and energy demand। यहाँ पे एनर्जी डिमांड को भी कम करता है, टाइम को भी कम करता है, यहाँ पे स्टेप को मिनिमाइज करता है, वेस्ट को मिनिमाइज करता है, और फास्ट रिएक्शन कैरी करता है। क्या होता है, ये रिएक्शन भी क्या होती है, फास्टर होती है। हमने बहुत बार केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखा होगा कि कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज्ड इन अ formation of sulfur trioxide from a sulfur dioxide and oxygen। sulfur dioxide की reaction SO2 react with O2,
कि रिएक्शन जब किसके साथ होगी, देखो रिएक्शन ऐसे कैरी आउट की जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे SO2 प्लस O2, ये जब हम करेंगे तो ये SO3 के अंदर कन्वर्ट होता है, पर किसके प्रेजेंस में होता है, ये V2O5, ये कैटलिस्ट यूज होगा। उसके साथ साथ कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, CS2 कन्वर्जन ऑफ द इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ये बनेगा CS3। कहां से बनेगा ये, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द CS3 सिंगल बॉन्ड CH3 फ्रॉम अ इथेन टू इथेन, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट की क्या होती है, जरूरत होती है, या तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बनाने के लिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए आयरन एज अ कैटलिस्ट एक्ट होता है। कौन सा एक्ट होता है यहाँ पे, आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो ये कुछ पार्ट है यहाँ पे जिसको एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास 10 डिजाइन फॉर अ डिग्रेडेशन। इसके लिए डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, मैंने पहले ही बताया आपको, डिग्रेडेशन होना चाहिए, क्या, डीकंपोज होना चाहिए, बैक्टीरिया उसको डीकंपोज करने चाहिए, तब क्या होगा, डीकंपोज होगा तो नेचुरली हैजार्डस वहां पे कम होगी, नहीं तो नेचुरल हैजार्डस कम नहीं होगे। जैसे कि पॉलीथीन आप यूज करते हो, वो डीकंपोज नहीं होती। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं क्या जिसको डीकंपोज कर सकते हैं, तो जो डीकंपोज हो सकता है वैसे हम पॉलीथीन यूज करें, या तो उस टाइप के हम कैरी बैग यूज करें तो जो डीकंपोज हो सकती है। जैसे कुछ कॉटन की भी पॉलीथीन कैरी बैग हो सकती है, उसको यूज कर सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ द पॉलीइथीन। प्लास्टिक वाली ना यूज करते हो, हम वो यूज कर सकते हैं क्योंकि वो क्या होगा, इजीली डिकंपोज होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। इस केस में आता है डिजाइन अ केमिकल दैट डिग्रेड एंड कैन बी डिस्कार्डेड इजीली। उसको हम डिस्कार्डेड कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं। इंश्योर दैट बोथ द केमिकल एंड देयर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आर नॉट टॉक्सिक। उनके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्या नहीं होने चाहिए, टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, द एम बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज दैट द वेस्ट प्रोडक्ट शुड डिग्रेड ऑटोमेटिकली टू क्लीन द एनवायरनमेंट, मतलब वो खुद होके डिग्रेड होने चाहिए, उसके लिए कुछ अनदर प्रोसेस यूज्ड ना हो। जैसे कि कॉटन की कैरी बैग हो सकती है, फ्लेक्स की कैरी बैग हो सकती है, पेपर बैग्स हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, अपने आप डिकंपोज होते हैं, उसको डिकंपोज करने की जरूरत होती है क्या, नहीं होती है, तो ऐसे यूज्ड होना चाहिए। तो देखो आफ्टर दैट वी हैव द 11th प्रिंसिपल, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। रियल टाइम एनालिसिस, देखो रियल टाइम एनालिसिस जब कोविड का टाइम था उस टाइम में पोल्यूशन का एनालिसिस किया था, तो पोल्यूशन बहुत कम हो गया था। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री शटडाउन थे, बहुत सारा पार्ट शटडाउन था। शटडाउन के कारण, लॉकडाउन के कारण यहाँ पे क्या होता, पोल्यूशन में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई थी। अभी कंडीशन डेली लाइफ के अंदर चल रही है, इंडस्ट्री भी ओपन है, सब कुछ चल रहा है, तो इस कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो बढ़ कितना रहा है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसे कहते हैं रियल टाइम एनालिसिस। देखो यहाँ पे एनालिटिकल मेथड नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड टू अलाउ द रियल टाइम एनालिसिस इन अ प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द प्रायर टू बी फॉर्मेशन ऑफ द हैजार्डस सब्सटेंस। मतलब कंट्रोल, हैजार्डस सब्सटेंस को कंट्रोल करना चाहिए, वो फॉर्म ना हो। इंडस्ट्री से अगर कोई साइड प्रोडक्ट निकलता है तो उसका कुछ, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस हो, उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, रिवर के अंदर अगर रिलीज करना तो रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो एक सिटी का जितना भी क्या होता है ना, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, वाटर वेस्ट होता है, उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है किसके अंदर, रिवर के अंदर। और या तो फिर डायरेक्टली उसको रिवर के अंदर अगर हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो होगा क्या, तो उससे होगा क्या, तो उससे ये होगा कि वो पूरी रिवर की रिवर ही क्या होगी, गंदी हो जाएगी, और गंदी होने के कारण डर्टी हो जाएगी, और डर्टी होने के कारण क्या होगा, उसमें जो मरीन लाइफ होती है उसकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय होगी। तो ये रियल टाइम एनालिसिस के अंदर का एक पार्ट है। देखो एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज शुड बी डेवलप, मतलब ये जो एनालिसिस होता है इसकी मेथड भी क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए,
so that the continuous monitoring of the manufacturing and processing unit is possible। तो उसके बाद में क्या हो सकता है, ऐसी कुछ डेवलपमेंट होगा तो प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, उसमें प्रोसेसिंग ये पॉसिबल हो सकती है। और इसके बाद में हमारे पास आता है लास्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और ये है हमारे पास सेपर केमिस्ट्री फॉर द एक्सीडेंट प्रिवेंशन। आपको पहले भी क्लियर किया है, कुछ भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कुछ गैस रिएक्टर से रिलीज हुई थी, कुछ पाइप लीक हुआ था जिसके कारण बहुत सारी जानें गई थी। तो इससे ऐसा ना हो, एक्सीडेंटल प्रिवेंशन होने चाहिए। उसमें डे टू डे लाइफ के अंदर या तो ईयरली उसका ऑडिट होना चाहिए। हाँ, जो इक्विपमेंट है ये बराबर है या पुराने हो गए, फट सकते हैं या उससे कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, वी नीड टू डेवलप केमिकल प्रोसेसेस दैट आर सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। क्या हो सकता है वहां पे, एक्सीडेंट के रिस्क कम हो सकते हैं। आपने सुना होगा कभी इंडस्ट्री में फायर कैप्चर कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, तो उसके कुछ प्रिवेंशन होने चाहिए। अभी अभी आपने देखा होगा यहाँ पे जिंदल में, है ना, इगतपुरी के बाद जिंदल में आग लग गई थी, कम से कम 3-4 दिन तक वो आग ऐसे चल रही थी। तो ऐसे ना हो। देखो यहाँ पे सेकंड आता है, द सब्सटेंस टू बी यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस। जो सब्सटेंस हम कहां पे यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, शुड बी सिलेक्टेड इन अ सच वे दैट दे कैन मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ द केमिकल एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन, फायर एंड इमिशंस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड बी सिलेक्टेड ऐसे होने चाहिए जो क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। क्या मिनिमाइज करेंगे, एक्सप्लोजन मिनिमाइज कर सकते हैं, केमिकल एक्सीडेंट मिनिमाइज कर सकते हैं, या तो फायर और इमिशन मिनिमाइज कर सकते हैं। इमिशन के पार्ट से क्या पता चलता है हमें, इमिशन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियर एज अ फ्यूल यूज होता है, उस न्यूक्लियर के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसके रेडिएशन बाहर नहीं निकलने चाहिए। अगर उसके रेडिएशन, उसका इमिशन होता है तो इट इज अ हजार्डस फॉर अ एनवायरनमेंट, और वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, ये हजार्डस होता है। तो ये ना हो, तो इसलिए क्या होना चाहिए, सेपर केमिस्ट्री फॉर द एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये कंडीशंस होती है। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के, यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। या तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री का रोल का क्या होता है, इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो उसको आपको लिख के रखना है। ओके, यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है ग्रीन केमिस्ट्री का। इसके बाद में जो पार्ट हमारा आएगा वो होगा नैनो केमिस्ट्री। ओके, तो नैनो केमिस्ट्री को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर से डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर द टुडेस लेक्चर। टाइम है, अभी बात हो जा सकती है।